this is Radhika Gaur with the session number 9 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about environmental consequences. So the thing is that हमने sources of energy के बारे में डिस्कस किया. सेशन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया कि एनर्जी के सोर्सेस क्या है. हमने ये भी डिस्कस किया कि एनर्जी के सोर्सेस से हमें कैसे डिफरेंट सोर्सेस से हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या उन्हें हम अपने यूज में ले सकते हैं. जो एनर्जी हमें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे एनवायरनमेंट ने, हमारे नेचर ने हमें एनर्जीज गिफ्ट की हैं, उनको हम कैसे अपने ओन बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे उनको हम यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सेशन नंबर 8 तक डिस्कस कर ली. बट बात आती है कि क्या ऐसे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल जो है वो स्टेबलाइज नहीं रहता या स्टेबल रहेगा. तो वही अभी हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद हजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन. लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था ना अबाउट न्यूक्लियर प्लांट्स. तो जब हमने न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि क्या ऐसे हजार्ड्स हैं जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन क्रिएट करता है और जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, the storage and disposal of used fuels and the uranium continuously decaying into harmful subatomic particle is a big problem. जो भी स्टोरेज एंड डिस्पोजल होता है यूज्ड फ्यूल का, क्लियर, और यूरेनियम का, वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली डिके क्रिएट करता है और कुछ हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है, जो रेडिएशंस हैं उनका फॉर्मेशन करता है. और जो रेडिएशंस हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस है वो काफी हार्मफुल होती है. जो भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनसे जो भी एनर्जी हमें गेन होती है वो बेनिफिशियल रहती है, लेकिन जो उनकी रेडिएशंस होती है वो काफी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, जो ऑब्वियसली जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको अफेक्ट करती है. अलॉन्ग विद दैट, improper nuclear waste storage and disposal may lead to environmental contamination. जितना भी हमारा improper way में न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज होता है, डिस्पोजल रहता है, ये क्या होता है, environmental contamination क्रिएट करता है. And there is also a risk of nuclear accidents causing due to leakage of nuclear radiation. न्यूक्लियर रेडिएशन होने की वजह से एक रिस्क भी बना रहता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का. दैट इज यदि न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हुई तो जहाँ पे हमारा पावर प्लांट सिचुएटेड है वहाँ के आसपास का जितना भी एरिया है वो एक रिस्क पे रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ से अराउंड 20 to 22 किलोमीटर अवे, जस्ट 20 किलोमीटर अवे मेरे होम से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिचुएटेड है. दैट इज नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट. क्लियर. सो जो NAPP हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, यदि वहाँ पे लीकेज हुआ न्यूक्लियर रेडिएशन का तो ऑब्वियसली हमारा जो एरिया होगा वो भी हार्म होगा. जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, दैट इज हम तो सिर्फ 20 किलोमीटर अवे है, बट इवन जो दिल्ली NCR तक है वहां तक के एरियाज को वो अफेक्ट करेगा. तो सिंपल सी चीज है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनके पास रहना दैट इज रिस्क होता है, क्योंकि कभी भी वहां से लीकेज हो सकता है न्यूक्लियर रेडिएशन का, और कैन बी पॉसिबल अनलकी हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए. क्लियर. अब बात आते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. Environmental consequences क्या है इसके? We have studied various sources of energy in the previous sections. हमने लास्ट सेशंस में काफी सारे sources of energy के बारे में स्टडी किया, but exploiting any source of energy disturbs the environment in some or other way. लेकिन जो ये sources of energy हैं, इनको जब हम exploit करते हैं तो ये किसी न किसी वे में environment को disturb करते ही करते हैं. Clear? In any given situation, the source we would choose depends on factors such as the ease of extracting energy from that source and the economic and extracting energy from the source, the efficiency of technology available and the environmental damage that will be caused by using the source. जब भी हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हम कोई भी सोर्स को चूज करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को देख लेना चाहिए. कैसे फैक्टर्स? सबसे पहले जो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में ईज हो हमें. क्लियर. जो सोर्स से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां पे हमें ईज मिले. सेकेंड, जो एक्सट्रैक्टिंग करना हो एनर्जी को, हम यदि किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो, परफेक्ट, दैट इज ज्यादा हाई कॉस्ट ना हो. सेकेंड, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनकी एक प्रॉपर एफिशिएंसी हो. उसके साथ साथ जो भी एनवायरमेंटल डैमेज है वो कॉज ना हो. क्लियर.
सो ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम किसी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं। दो वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल्स लाइक सीएनजी, जब भी हम बात करते हैं क्लीन फ्यूल, जैसे सीएनजी क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल है जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। जब हम इनकी बात करते हैं, इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट पर्टिकुलर सोर्स इज क्लीनर देन द अदर। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्योरेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज ये बिल्कुल ही पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, बट इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर सोर्स है दैट इज जो सीएनजी है वो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से क्लीनर है। दैट इज ये इतना पोल्यूशन, इतने हजार्ड्स क्रिएट नहीं करेगी जितना अदर सोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? दैट इज सीएनजी खुद में ऑलरेडी वो बेटर नहीं है, सीएनजी भी अच्छा नहीं है, वो भी एनवायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट इन कंपैरिजन विद द अदर वो फिर भी उन अदर सोर्सेज से बेटर है। क्लियर? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस एयर पोल्यूशन। हम ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके बर्न होने की वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। In some cases, the actual operation of a device like the solar cell may be pollution free, but the assembly of devices would have caused some environmental damage. किसी रीजन में जो हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं, उनका जो ऑपरेशन करते हैं, दैट कैन बी पॉल्यूशन फ्री, वो पॉल्यूशन फ्री हो सकता है, लेकिन हम ऐसे डिवाइसेस की यदि असेंबली यूज करेंगे, काफी सारी डिवाइसेस यूज करेंगे, तो वहां पे भी एनवायरमेंटल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। Research continues in these areas to produce longer lasting devices that will cause less damage throughout their life. काफी सारी रिसर्च चल रही है अभी भी इन एरियाज में जहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग डिवाइसेस को हम प्रोडक्ट कर सके और जो एनवायरमेंट है या लाइफ है उनको डैमेज ज्यादा नहीं हो। क्लियर? बट द थिंग इज, अभी हमने स्टडी किया, क्या स्टडी किया हमने? ये स्टडी किया कि काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि हर एक सोर्स एनवायरमेंट को अफेक्ट करती ही करती है, चाहे वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो या फिर नॉर्मली हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो। हर एक गैस एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है। हाँ, वो बात अलग है कि एक के कंपैरिजन में दूसरा थोड़ा कम करता है, बट करता जरूर है। क्लियर? सो द थिंग इज दैट हमें एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। इसके बाद बात आती है, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस? कितने टाइम तक कोई भी एनर्जी सोर्स हमें लास्ट करेगी, दैट इज हमारे पास अवेलेबल है। We saw earlier that we cannot depend on fossil fuels for much longer. ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स पे ज्यादा टाइम के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि जो कोल है, जो पेट्रोलियम है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। Such sources that will get depleted someday and are said to be exhaustible sources or non-renewable source of sources. ये जो sources हैं ये एक ना एक दिन डिप्लीट हो जाएंगे, एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन हम इन्हें एग्जॉस्टिबल सोर्स या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, if we manage biomass by replacing the trees we cut down the firewood, we can assure a constant supply of energy at a particular rate. लेकिन यदि हम दूसरे हैंड पे जो बायोमास है हम उसे मैनेज करते चले, दैट इज जो ट्रीज हम कट कर रहे हैं उनको हम न्यू ट्रीज के साथ रिप्लेस करते जाए, तो क्या होगा? जो बायोमास है वो कंटिन्यूसली रहेगा, दैट इज पर्टिकुलर रेट पे हमें एनर्जी की सप्लाई कांस्टेंट रेट पे होती रहेगी। Such energy sources that can be regenerated are called renewable source of energy. और ऐसे ही एनर्जी सोर्सेज जो रीजनरेट हो सकते हैं उनको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जबकि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पर्टिकुलरली कांस्टेंट रेट पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। And renewable energy is available in a natural environment in the form of some continuing and repeating current of energy, or it is stored in such large underground reservoirs that the rate of depletion of reservoir because of extraction of usable energy is practically negligible. जो renewable energy होती है हमारे natural environment में available रहती है, या फिर we can say जो रिपीटिव करंट है एनर्जी का वो कंटिन्यूस रहता है, वो स्टोर्ड रहता है लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वर्स में
इस वे में कि उनका जो डिप्लीशन होता है वो एक नेग्लिजिबल हो, दैट इज हम जो एनर्जी उनसे गेन कर रहे हैं, यूजेबल एनर्जी में जो उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो काफी नेग्लिजिबल है। जब रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास इतने लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी, अवेलेबल रहेगी, तो वो लगभग नेग्लिजिबल ही हो जाएगा कि वो एनर्जी जल्दी से खत्म हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो काफी जल्दी हमारे पास नहीं रहेगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी एक दिन, जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इनएग्जॉस्टिबल है और हमारे पास काफी लंबे टाइम तक प्रेजेंट है। क्लियर? नाउ द थिंग इज देयर इज अ क्वेश्चन, लिस्ट द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती जा रही है, यू हैव टू लिस्ट द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट। So the first one is due to increased population, the number of users is more. Population increase होने के साथ साथ जो users के नंबर है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, thus more is the energy requirement. इसका रीजन क्या है? इसकी वजह से एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो सिंपली पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट भी एक इसका फैक्टर है। Along with that, improved technology which is more energy dependent. जो improved technology है, जो ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंट है, इसकी वजह से भी क्या है, जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग वेस्ट ऑफ एनर्जी फोर्सेस टू एक्सप्लॉइट मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो वेस्टेज हो रहा है एनर्जी का, इंक्रीज जो एनर्जी के वेस्ट में इंक्रीज होता जा रहा है, इसकी वजह से भी जो हमें सोर्स है एनर्जी की उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि हमें एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी को कैसे मैनेज करके रखना है, हमें सिक्योर करके रखना है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक प्रॉपर एनर्जी मिल पाए, उसे भी हमारी कोई भी जो कहते हैं ना लैक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी वो फील ना हो। तो वो कैसे होगा? जब हम अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी को मैनेज कर पाएंगे। बाय द वे, इट्स द टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज लिस्ट 2 practical uses of biogas in rural areas. रूरल एरियाज में जो बायोगैस है उसके 2 प्रैक्टिकल यूजेस क्या हो सकते हैं? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it is an excellent fuel which works without smoke with high heating capacity. जो बायोमास है वो एक अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल है जो बिना किसी स्मोक के बर्न करता है एंड इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफी हाई होती है। क्लियर? दैट बायोमास इज एन एक्सीलेंट फ्यूल व्हिच वर्क्स विदाउट स्मोक विद हाई हीटिंग कैपेसिटी। दैट इज वाई जो रूरल एरियाज है हम वहाँ पे बायोमास का यूज हीटिंग पर्पस के लिए, कुकिंग फूड के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज यूज फॉर द लाइटिंग। ये जो बायोमास है इसका यूज हम लाइटिंग के लिए भी कर सकते हैं। सो दीज वर द यूजेस दैट वी कैन यूज इन द रूरल एरियाज। क्लियर? सो द थिंग इज दैट व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। दैट इज जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं जब भी हम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसके साथ साथ में हमने स्टडी किया कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हमारे पास कब तक अवेलेबल हैं। आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन, गुड लक।